बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस की फ़ेज़ 2 को, जिसको हम डार्क रिएक्शंस का नाम देते हैं। फ़ेज़ का मतलब होता है एक स्टेज। फोटोसिंथेसिस की दो स्टेजेस होती हैं, एक लाइट स्टेज होती है जो हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, और अब हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शंस या सेकंड स्टेज या फेज़ ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैल्विन साइकिल भी इसको कहते हैं। असल में कैल्विन एक बंदा था, उसको नोबेल प्राइज़ मिला 1961 में, यानी 1961 में, क्योंकि उसने फ़ोटोसिंथेसिस की डिटेल तफसीलात के साथ स्टडी की थी और उस वजह से उसको अवार्ड मिला। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। डार्क रिएक्शन वो होता है बेसिकली जिसमें हम लाइट का इस्तेमाल नहीं करते। एटीपी और एनएडीपीएच जो लाइट की मदद से हमने बनाए हैं, ये देखें यहाँ पे लाइट पड़ेगी जिसकी वजह से पानी टूट जाएगा और हम एटीपी और एनएडीपीएच बना लेंगे। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये हमने लाइट फेज से बनाए हैं। अब ये एटीपी और एनएडीपीएच हमने बना लिया। अब इससे हम ग्लूकोज कैसे बनाएंगे? ग्लूकोज कहते हैं चीनी को, शुगर को, मीठी चीज़ को। ठीक है, तो ये हम कैसे बनाएंगे इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। द डिटेल ऑफ डार्क रिएक्शन वर डिस्कवर्ड बाय मेल्विन कैल्विन। एक बंदा था, उसने डार्क रिएक्शन के बारे में बताया, उसका नाम था मेल्विन कैल्विन। उसी को नोबेल प्राइज़ मिला था जो मैंने अभी ये टेबल डिस्क्राइब किया है। एंड हिज कोलीग एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में उन्होंने ना एक रिएक्शन के बारे में पढ़ा। वो रिएक्शन था डार्क रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, मेल्विन कैल्विन और उसके एक दोस्त ने। ठीक हो गया। द समरी ऑफ द इवेंट्स ऑफ डार्क रिएक्शन आर नोन एज कैल्विन साइकिल। अब जो डार्क रिएक्शन के जितने भी रिएक्शन है ना, उनको हम कैल्विन साइकिल का नाम देते हैं। ठीक है, हम कैल्विन साइकिल इधर पढ़ते हैं। ये देखें, हमारे पास CO2 कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हवा में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड थी। ठीक है, उसके हमने 3 मालिक्यूल लिए, हवा से 3 मालिक्यूल लिए। 3x का मतलब है कि 3 मालिक्यूल हमने लिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। इनको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 3x मल्टीप्लाई बाई CO2। ठीक है, कार्बन, असल में हमें इधर से कार्बन चाहिए। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है C6H12O6। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होते हैं। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हमने इधर से कितने लिए? 3 कार्बन डाइऑक्साइड लिए, मतलब हर एक कार्बन डाइऑक्साइड के पास एक कार्बन थी, तो हमने 3 कार्बन एटम ले लिए। ठीक है, इसको मैं इस तरह लिखूंगा, हमारे पास 3 कार्बन एटम थे, वो ना 5 कार्बन एटम के साथ मिले, और ये कितने हो गए? एक ये था और 5 ये थे। एक कार्बन, 5 कार्बन ये है ना, और एक कार्बन ये है, ये दो मिलेंगे तो 6 कार्बन बन जाएंगे। ये देखें, हमने इस 5 कार्बन में एक कार्बन ऐड किया। इन चीज़ों को भी आप भूल जाएं, इसको भी मैं भूल जाता हूँ, इन चीज़ों को भी फ़िलहाल भूल जाएं। 5 कार्बन में एक कार्बन ऐड किया तो 6 कार्बन कंपाउंड हमें मिल गया। फिर 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो टूटेगा, हर एक तो टूटेगा और 3 कार्बन कंपाउंड बन जाएंगे, लेकिन इधर 6 लिखा हुआ है। मैं इस तरह तो लिख सकता हूँ ना कि मेरे पास 3 कंपाउंड है, हर एक के पास 6 कार्बन है। ठीक है, या मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि हमारे पास, ये मेरे पास हर एक कंपाउंड के पास 6 कार्बन थे ना। अब मैंने क्या किया है, मैं कहता हूँ 3 कंपाउंड है मेरे पास और हर एक मैं कहता हूँ 6 कंपाउंड है और हर एक के पास 3 कार्बन है। ठीक है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है कि 3 चाहे कार्बन हो और 6 वो हमारे पास, ये 6 कार्बन वाले 3 हो हमारे पास, ये एक ही बात है, क्योंकि ये मैथ की बात है। आपको ये समझ आ रही होगी कि ये टूटेगा, ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड टूटेगा और 3 कार्बन वाले 6 कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 3 थे तो ये 6 बन जाएंगे। ये आपने, ये मैथ जब आपके माइंड में होगी तो आपको पता चल जाएगा। ठीक हो गया, उसमें से एक कार्बन कंपाउंड हमने ले लिया, बाकी 5 3 कार्बन कंपाउंड हमारे पास बच गए और इस तरह रिएक्शन चलता रहा। ठीक है, मैं आपको फिर से इधर बता देता हूँ। आपने ये 3-2 वाले चक्रों में ना नहीं पढ़ना। पहले एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का था, वो 5 कार्बन के साथ मिला, 5 कार्बन के साथ मिला, 6 कार्बन बन गए। अब 6 कार्बन कंपाउंड को मैं 2 हिस्सों में तोड़ूं तो वो मेरे पास कितने बन जाएंगे? 2 बनेंगे, लेकिन 3 कार्बन वाले। ठीक है, 2 कंपाउंड बने लेकिन 3 कार्बन वाले, वही उसने 2 कंपाउंड बनाए हैं। अब इसमें से एक मैं ग्लूकोज के लिए ले लूंगा और एक को वापस भेज दूंगा। ठीक है, इस तरह वो चलता रहेगा। लेकिन आपने जब आपने मल्टीप्लाई करना है ना, तो आपकी ये इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने ऐसा बनाया। ये हमारे पास ग्लूकोज हो गया। अब इस रिएक्शन को पढ़ लेते हैं। वो कहता है, सबसे पहले वो कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 5 कार्बन कंपाउंड के साथ मिलती है टू फॉर्म 6 टेम्परेरी, आम टेम्परेरी कहते हैं
आर्जी तौर पर हमारे पास 6 कार्बन वाला एक कंपाउंड बन जाता है। ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड था, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिली और 6 कार्बन वाला एक कंपाउंड बना जो टेम्परेरी है, मतलब आर्जी है। फिर वो टूट के वो उसके दो हिस्से हुए, एक मतलब 6 कार्बन वाला एक कंपाउंड होगा ना, उसके दो टोटे हम जब करेंगे तो 3 कार्बन वाले हमारे पास 2 कंपाउंड बन जाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये 3 6 हो गया, क्योंकि हम जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर हमारे पास 6 आएगा, इसलिए हमने इधर 6 लिखा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है ईच स्प्लिट इनटू 3 कार्बन कंपाउंड, हर एक 3 कार्बन कंपाउंड में टूट जाता है। हर 6 कार्बन कंपाउंड जब टूटेगा ना, दो हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड वाले 2 कंपाउंड बन जाएंगे, 2 कंपाउंड, ठीक है, जिनके पास 3 3 कार्बन होंगे, ठीक है। उसके बाद वो कहता है 3 कार्बन कंपाउंड रिड्यूस होते हैं। रिड्यूस का मतलब है उसको हम एटीपी या एनएडीपीएच देंगे, ठीक है, यानी रिडक्शन होगी इसकी। रिडक्शन का यही मतलब था ना कि हमने हाइड्रोजन दिया है तो हम उसमें हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। 3 कार्बन वाला कंपाउंड में हमने हाइड्रोजन को ऐड किया, ठीक है, और फिर हमने अपना एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल निकाल लिया। बाकी 3 कार्बन कंपाउंड जो है वो हमारे पास आगे चला गया। ये ज़रब इधर से इधर हटा लें या इधर से इधर लगा लें, वो सेम बात होती है। ये देखें ना, 3 को 5 से ज़रब दें फिर भी वही जवाब आता है, 5 को 3 से ज़रब दें फिर भी वही जवाब आता है, 15 ही आएगा ना। 3 5 15 और 5 3 15। उसने वो उलट फेर करके ये चीज़ें आपको बताई हैं। आपकी मैथ अच्छी है तो आपको समझ आ जाएगी। वो कहता था कार्बन कंपाउंड और रिड्यूस हो जाते हैं, एटीपी का इस्तेमाल करते हैं और एनएडीपी से हाइड्रोजन लेते हैं। 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ग्लूकोज। वो कहते हैं 3 हमारे पास 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करते हैं एक ग्लूकोज को बनाने के लिए। द 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो यूज्ड टू रीजनरेट 5 कार्बन ओरिजिनल कंपाउंड। ये देखें, वो कहता है 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड हम इस्तेमाल कर लेते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए और बाकी को भेज देते हैं ताकि हम 5 वाला कंपाउंड दोबारा से बना लें और ये साइकिल चलता रहे। ये 5 फिर आएंगे, इससे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, फिर रिएक्शन चलने लग जाएगा। 5 फिर आएंगे, फिर चल जाएगा, 5 फिर आएंगे और हम ग्लूकोज निकालते रहेंगे, ठीक है। जैसे एक फैक्ट्री के अंदर कोई व्हील चल रहा हो बेल्ट पे, कन्वेयर पे, और वो इस तरह साइकिल चलता रहेगा, पार्सल आगे आगे जाते रहेंगे, इसी तरह ग्लूकोज बनता जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं रोल ऑफ क्लोरोफिल और लाइट के बारे में। वो कहता है सनलाइट जो होती है ना वो अब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल है ना, उसने ये पता है ना इसके अंदर क्लोरोफिल होगा, जब फोटोन यानी सूरज की रोशनी आएगी तो इसने अपने अंदर जज़ब कर लेना सूरज की रोशनी को और इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। क्लोरोफिल ने सूरज की सनलाइट को, ठीक है, सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना है और जो करती है फोटोसिंथेसिस का एक काम करती है। कोई भी रिएक्शन करने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए आपको पेट्रोल की ज़रूरत है, इसी तरह फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है। वो एनर्जी सूरज की रोशनी से आती है, उसको क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे आजकल सोलर प्लेटें हैं, सूरज की रोशनी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और घर में पंखे चला देते हैं। यानी कि एक एनर्जी को एक हमारे पास लॉ होता है, उसमें ये होता है एनर्जी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी का कौन सी किस्में हैं? शोर की एनर्जी होती है, लाइट की एनर्जी होती है, ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। अब एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, सूरज की एनर्जी को यानी सनलाइट एनर्जी को हमने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। किसकी मदद से? क्लोरोफिल की मदद से, विच ड्राइव द फोटोसिंथेसिस। और इसी एनर्जी से हम फोटोसिंथेसिस को करते हैं। ओनली अबाउट 1% ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ लीफ इज अब्सॉर्ब। इंपॉर्टेंट 3 MCQs, इंपॉर्टेंट 3 पास पेपर के हवाले से और MD कैट वगैरह के हवाले से, या आप पेपर देते हैं, चाहे आप वो BSc के पेपर दें चाहे कोई भी पेपर दें, उनमें ये MCQs तो लाजमी आता है फोटोसिंथेसिस में कि जो लाइट गिरती है ना उसका सिर्फ 1% हिस्सा हम इस्तेमाल करते हैं एनर्जी बनाने में। या वो ये पता है ना, इस पे 100 लाइटें गिरी हैं ना, उसमें से 1 लाइट अब्जॉर्ब होगी, इतनी कम लाइट अब्जॉर्ब होती है, ठीक है। द लाइट रेज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है। एक लाइट होती है ना, जो लाइट है ना वो सीधी नहीं होती, इस तरह वेव की शक्ल में लाइट होती है, ठीक है। तो उसकी एक वेव लेंथ होती है, ठीक है। वो उसी की बात कर रहा है कि किसी जो फॉर एग्जांपल जो लाल लाइट है ना वो इस तरह की है, ठीक है। उसकी ये वाली जो चीज़ है ना, ये जो वेव है ना, इसका फ़र्क है वेव लेंथ का। और एक है ना, एक है ब्लू कलर की, उसकी वेव लेंथ वो इस तरह है,
वो इस तरह है, ठीक है। उसकी देखें वेवलेंथ बिल्कुल छोटी है। ये मैं आपको वैसे एक समझा रहा हूँ बात। तो वो कह रहा है डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट जो है ना, टोटल जो सन लाइट है ना उसमें 7 किस्म की विजिबल लाइट होती हैं, लाल यानी रेड, ब्लू और आपके पास ग्रीन। हर एक लाइट जो होती है ना, क्लोरोफिल उसे डिफरेंट तरीके से ऑब्जॉर्व करता है, किसी को ज़्यादा ऑब्जॉर्व करता है, किसी को कम ऑब्जॉर्व करता है। यही एक MCQs है कि कौन सी लाइट को ज़्यादा ऑब्जॉर्व करता है, वो आगे हम पढ़ते हैं। द लाइट रेज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ आर नॉट डिफरेंटली ऑब्जॉर्ब ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बट आर आल्सो डिफरेंटली इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब यही है, वो कहता है कि लाइट रे एक तो डिफरेंटली मुख्तलिफ तरीकों से ऑब्जॉर्ब होती हैं और इनका असर भी मुख्तलिफ होता है। हर एक रोशनी, हर एक लाइट की, एक विजिबल लाइट की, यानी कि अगर हम रेड लाइट, मैं आपको पहले एक बात बताता हूँ, हमारे पास सूरज की रोशनी है, उसको हम कहेंगे विजिबल लाइट। विजिबल लाइट को अगर तोड़ेंगे ना, अंदर 7 किस्म की लाइट्स होंगी, ठीक है, रेड होगी, ये वो इस तरह की। अब हर एक ये 7 इस तरह की ना, सूरज की रोशनी के अंदर 7 किस्म की लाइटें होती हैं। हर एक लाइट की अपनी एक वेवलेंथ होगी और जब क्लोरोफिल उसको जज़ब करेगा यानी अब्जॉर्ब करेगा तो फोटोसिंथेसिस पे असर भी मुख्तलिफ होगा। जिस तरह की लाइट होगी उसी तरह का उसका असर होगा। अब वो कहता है जो ब्लू लाइट है या रेड लाइट है ना, वो सबसे ज़्यादा अच्छी है फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए। कौन सी? ये MCQs है, ब्लू और रेड। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि कौन सी लाइट इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस में। ब्लू और रेड जो है वो ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस करवा रही होती हैं। अब वो कहता है फोटोसिंथेसिस पिगमेंट, द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर इज कॉल्ड फोटोसिस्टम। ये आप FSC में पढ़ेंगे फोटो सिस्टम के बारे में। इस तरह के हमारे पास एक फोटो सिस्टम होता है, 2 फोटो सिस्टम हमारे पास होते हैं, ठीक है। बेसिकली जो हम उधर फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में। अभी आप ये याद रखें कि क्लोरोफिल और उसके साथ साथ दूसरे जो पिगमेंट्स होते हैं ना, पिगमेंट कहते हैं मादे जो होते हैं, केमिकल्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस करवाने वाले। सिर्फ क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल की किस्में होते हैं, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B। जैसे आप कहीं दुकान पे जाते हैं मोटरसाइकिल लेने या बाइक लेने, उसकी किस्में होंगी, CD मोटरसाइकिल, और जैसे होंडा का है सुपर होगा चाइना वालों का, और इस तरह ट्रीट वालों का, या धूम होगा, या इस तरह के मोटरसाइकिल की किस्में। इसी तरह क्लोरोफिल की भी किस्में हैं, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B और कुछ और भी केमिकल हैं जो फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। इन सब को मिलाएंगे ना और इनका एक गुच्छा बना देंगे, इसी को फोटोसिस्टम कहते हैं। इससे मैं आसान आपको नहीं समझा सकता। वो कहता है थैलाकोइड मेम्ब्रेन में ये पड़े होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोफिल A जो है, वो जो क्लोरोफिल A है ना, A छोटा A है और छोटा B है। क्लोरोफिल A जो है ना वो मेन है फोटोसिंथेसिस करवाने वाला मादा, ठीक है। और बाकी सारों को एसेसरी पिगमेंट कहते हैं। एसेसरी का क्या मतलब होता है? जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है। जैसे आप सेल फोन लेते हैं ना, उसके साथ उसकी हैंड फ्री आप लेंगे ना, वो उसकी एसेसरीज में आएगा। उसके साथ आपको उसका चार्जर लेंगे ना, उसके ऊपर प्रोटेक्टर चढ़वाएंगे ना, वो एसेसरी होगा। लेकिन मतलब यह है कि मेन तो आपका मोबाइल है, लेकिन उसके साथ जो आपको चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनको हम एसेसरी चीज़ें कहते हैं। क्लोरोफिल A मेन है, लेकिन उसके साथ जो दूसरे पिगमेंट हैं जैसे कि क्लोरोफिल B या क्रिटिनोइड, ये भी पिगमेंट की एक टाइप है, ये भी केमिकल की एक टाइप है जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद देते हैं। ये हमारे पास एसेसरी पिगमेंट होंगे, इनको हम एसेसरी पिगमेंट कहेंगे। MCQs भी आ सकता है। एसेसरी पिगमेंट कौन से होते हैं? क्लोरोफिल B और कैरोटीनॉइड जो हैं एसेसरी पिगमेंट्स है। उसके बाद वो कहता है क्लोरोफिल अब्जॉर्ब मेनली ब्लू एंड रेड लाइट। वही बात आ गई, ये भी इधर आया, इधर भी आया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, उसने रिपीट कर दिया, ठीक हो गया। Some wavelength are not absorbed by chlorophyll A, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, and very effectively absorbed by the accessory pigment and vice versa। वो कहता है कुछ रोशनी ऐसी होती है कि क्लोरोफिल उनको अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उनको जज़ब नहीं कर सकता। अल्लाह पाक ने इसीलिए फिर क्लोरोफिल B बनाया है कि जो रोशनी क्लोरोफिल A अब्जॉर्ब या जज़ब नहीं कर सकता, वो क्लोरोफिल B जो होता है ना उसको वो अब्जॉर्ब कर लेता है। जो B नहीं अब्जॉर्ब कर सकता ना, उसको क्लोरोफिल A कर लेता है। तो इस तरह हम रोशनी को अब्जॉर्ब करने की हमारी जो पिगमेंट्स की या केमिकल की जो सलाहियत होती है वो ज़्यादा हो जाती है। वो आगे इधर वो कहता है पिगमेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट अब्जॉर्ब विजिबल लाइट। पिगमेंट वो सब्सटेंसेस हैं जो या पिगमेंट की डेफिनेशन बता रहा है कि वो सब्सटेंसेस हैं या वो चीज़ें हैं जो विजिबल लाइट को अब्जॉर्ब या जज़ब करती हैं। जज़ब कहते हैं अब्जॉर्ब को। डिफरेंट पिगमेंट अब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलाइट एट डिफरेंट कलर। मतलब मुख्तलिफ पिगमेंट होंगे। क्लोरोफिल A जो होगा वो मुख्तलिफ लाइट को अब्जॉर्ब कर रहा होगा, क्लोरोफिल B मुख्तलिफ लाइट को अब्जॉर्ब कर रहा होगा, और कैरोटीनॉइड जो हमारे पास होते हैं, कैरोटीनॉइड जो होते हैं ना हमारे पास, कैरोटीनॉइड्स वो हमारे पास मुख्तलिफ लाइट को अब्जॉर्ब कर रहे होंगे। इसका यही मतलब है कि मुख्तलिफ पिगमेंट मुख्तलिफ लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और उनका मुख्तलिफ काम होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो ब्लू और रेड लाइट है ना वो सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब होती है और फोटोसिंथेसिस में सबसे ज़्यादा मदद देती है। ये क्वेश्चन एक छोटा सा कर लेते हैं। वो कहता है डार्क रिएक्शन में 3 कार्बन कंपाउंड जो होता है रिड्यूस होता है फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ दीज कार्बन दीज हाइड्रोजन इन द रिडक्शन।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इससे आपका कंसेप्ट बनता है। वो कहता है, उसका कहने का ये मकसद है, हमने जो ग्लूकोज बनाया ना, या 3 कार्बन कंपाउंड जो बनाया ना फॉर एग्जांपल, उसका जो हाइड्रोजन है ना वो हमने कहाँ से लिया था। देखें, मैं अल्टीमेट सोर्स कह रहा है, एक तो ये सोर्स है NADPH ATP, अल्टीमेट सोर्स पूछा है उसने, ये नहीं पूछा सोर्स क्या है। अगर सोर्स पूछता तो NADPH या ATP कहते हैं, लेकिन उसने अल्टीमेट सोर्स पूछा है, यानी कि जहाँ से शुरू से वो आया है। ATP और NADPH, ये देखें, ये है, ये रिड्यूस करने वाले कौन से हैं, ATP और NADPH। NADPH ने अपना हाइड्रोजन इधर दिया इसको, ठीक है, ठीक हो गया। अब ये NADPH कहाँ से बना था, ये NADPH बना था यहाँ से, ठीक है, ये देखें यहाँ से NADP पॉजिटिव को जब हमने हाइड्रोजन दिया तो यानी कि NADP था ना, NADP सॉरी, उसको जब हमने हाइड्रोजन दिया तो NADPH हो गया। समझ आ गई ना। तो ये H कहाँ से आया था, ये रिडक्शन कहाँ से आई थी, वाटर से आई थी। ये देखें, ये वाटर टूटा था, 2 हाइड्रोजन मिले थे, तो ये अल्टीमेट सोर्स है। वाटर इज द अल्टीमेट सोर्स इन द रिडक्शन ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मेरे कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछें, मैं आपको फौरन उसका आंसर दे दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।